Jai Hind everyone. Welcome back to our third episode of Interaction with Prince. Welcome back, Prince. जय हिंद। Today we will be today we will be interacting with Prince on his future plans. वो भविष्य में आगे क्या सोच रखते हैं और उन प्लान्स को पूर्ण करने के लिए वो किस रास्ते को इख्तियार करने वाले हैं। तो प्रिंस, मेरा आपसे पहला सवाल है कि जैसा आपने पहले वाले एपिसोड में कहा था कि आपकी शायद मई से इंटर्नशिप शुरू होगी। हमारे श्रोता ये जानना चाहते हैं आपसे कि इंटर्नशिप से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप उस समय क्या सीखने या अनुभव करने की चाह रखते हैं? जी, जैसा कि मेरा इंटर्नशिप मई लास्ट और जून से शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद 1 साल तक चलेगा। अभी तक एमबीबीएस के पूरे 4 एंड हाफ ईयर तक मैक्सिमम हम लोग थ्योरेटिकल स्टडी करते हैं और बीच-बीच में क्लिनिकल पोस्टिंग्स जाते हैं और उस समय हमारा सिर्फ क्लिनिकल एक्सपोज़र रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल इन हैंड हम लोगों को एक्सपोज़र होगा, जिसको करने का मौका मिलेगा। अभी जैसे हाल-फिलहाल में हमारी एक ही पोस्टिंग जो हो रही है, एक नाइट ड्यूटी में, लेबर रूम पोस्टिंग अ, होने वाली है। तो वैसा ही वहाँ पर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में होते-होते क्लिनिकल प्रैक्टिस और वर्क एक्सपोज़र हमारा होगा। जिससे कि हमारा प्रैक्टिकल लेवल पे सारी चीज़ों की समझ है कि बहुत अच्छी डेवलप होगी और मैं भी ये चाहता हूँ कि अभी थ्योरेटिकल पड़ाव खत्म होने वाला है और जैसे ही हमारा इंटर्नशिप शुरू होगा तो मैं अपने आप से यही आगे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं अच्छा करूँगा उन सब चीज़ों में, इंटर्नशिप में भी। आपने कहा कि आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग चल रही है लेबर रूम की। इससे जी, मुझे एक मूवी याद आती है। क्या आपने वो मूवी देखी है? कौन-सा? डॉक्टर जी। डॉक्टर जी, मैंने सुना है, मैंने कुछ उसके एपिसोड देखे हैं, शायद वो। तो ठीक है, इसी उपलक्ष्य में एक और सवाल कर लेते हैं कि आपके हिसाब से महिलाओं को ऐसे पुरुष प्रधान विशेषज्ञता में या विषय में और पुरुषों को महिला प्रधान विषयों में जाना चाहिए या वो विषय प्रैक्टिस करना चाहिए या नहीं? जैसे कि अ, आप एक पुरुष होने के नाते आपको गायनेकोलॉजी कैसा लगता है, या किसी एक पुरुष ने गायनेकोलॉजी लेना चाहिए या नहीं एज अपना स्पेशलिटी, या फिर किसी एक लड़की ने जनरल सर्जरी लेना चाहिए, करना चाहिए प्रैक्टिस या नहीं, या फिर ऑर्थो, समथिंग लाइक दैट। सर मेरा मानना है कि लड़के-लड़कियाँ ऑलमोस्ट इक्वल हैं हर एक फील्ड में। ये थोड़ा-सा हमारा मतलब पुरानी संस्कृति ऐसी रही है कि जिसमें मतलब थोड़ा-सा एक-दूसरे को आगे-पीछे देखा गया। लेकिन अभी जैसे जब-जब उनको मौका मिल रहा है, तो लड़कियाँ भी बल्कि लड़कों से बहुत ज़्यादा अच्छा कर पा रही हैं और बहुत सारे नीट में टॉप कर रही हैं, यूपीएससी में लड़कियाँ ही टॉप कर रही हैं, तो बहुत सारे जगहों पे वो एक्सेल कर रही हैं। और यहाँ पर भी मैं देखता हूँ जैसे बहुत सारे जगह पर मैं देखा कि अच्छे जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं वो लोग मेल हैं, मेल डॉक्टर्स हैं और इनफैक्ट बुक राइटर्स बहुत सारे गायनी और ऑप्स के जो बुक राइटर्स हैं वो भी मेल हैं। तो माझी एक जैसे बहुत पॉपुलर बुक है। तो ये मुझे नहीं लगता कि फ़र्क पड़ता है। बाकी आदमी की किसी डॉक्टर्स की जो एक्सपर्टीज़ होते हैं किसी फील्ड को लेकर उनकी रुचि कैसी है उस चीज़ की, उसकी समझ कैसी है, उस हिसाब से उनको अ, फील्ड को चूज़ करना चाहिए ताकि वो उसको अपने वर्क लाइफ़ को बैलेंस करते हुए आगे हैंडल कर पाएँ। वैसे आपकी रुचि किसमें है? कौन सा मेडिकल स्पेशलिटी या विशेषज्ञता आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है, पसंद है, जो आगे आप लेना चाहेंगे? मुझे अभी जो सबसे पसंद आता है अ, इन क्लिनिकल पोस्टिंग्स को करने के बाद मुझे एक सर्जरी पसंद आया, एक ट्रॉमा पसंद आया, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी में काम करके और अगला चीज़ एक ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट पसंद आता है मुझे, जिसमें मैं आगे चाहता हूँ कि मैं इन सब फील्ड में आगे जाऊँ। बाकी आगे देखता हूँ मुझे कहाँ मिलता है। अब आने वाले मेडिकल के सालों में आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या सीखना या हासिल करना चाहते हैं? अ
मेरी अभी जहाँ तक मेरी समझ है कि मैं इन हैंड एक्सपोज़र मेरा बहुत कम है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं चूँकि ये साइंस का फ़ील्ड है और साइंस हमेशा बदलता रहता है और अगली चीज़ ये होती है कि साइंस एक हमेशा प्रैक्टिकैलिटी से लिंक्ड होता है। साइंस कभी थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा नहीं रह सकता है। तो मेरा प्रैक्टिकल जो समझ है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है अभी, तो मैं उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अभी डेवलप करना चाहता हूँ, एक पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ जो एवर चेंजिंग साइंस है, उसमें मैं हमेशा अपडेटेड रहना चाहता हूँ। ये 2 चीज़ मैं अभी के लिए समझ पा रहा हूँ कि जो मुझे बहुत अच्छे से फॉलो करनी चाहिए, आगे के करियर के लिए। जैसा आपने कहा कि अपडेट रहना चाहता हूँ, तो क्या आप अपने जीवन में, भविष्य में एक रिसर्चर बनना चाहते हैं? मेडिकल रिसर्चर? जी, मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर इसमें योगदान दूँगा, लेकिन मैं अभी तक मैं फुल फ्लेज्ड मेडिकल रिसर्चर नहीं सोच रहा हूँ मैं बनने के लिए। और लेकिन मैं ज़रूर मेरा बड़ा मन करता है कि मैं अगर कोई चीज़ खोज कर पाऊँ और कोई मतलब ह्यूमैनिटी को इसके बेसिस पे सर्व कर पाऊँ तो बहुत अच्छी बात रहेगी मेरे लिए। और मैं ज़रूर इसके लिए प्रयास भी करूँगा, फर्स्ट प्रायोरिटी दूँगा। तो भविष्य में आप क्या बनना चाहते हैं? क्लिनिशियन, अ, रिसर्चर, टीचर, जहाँ एकेडमिक्स पढ़ाई जा रही हो, आपने क्या सोचा है? आप किस क्षेत्र में अपना योगदान देना चाहेंगे? जी, मैंने सर अभी अभी तक के लाइफ में जैसे मैं कई बार सर मतलब एकेडमिक्स में भी काम किया, कुछ पब्लिक लाइफ में भी काम किया और कुछ पॉलिटिकल चीज़ों से भी थोड़ा-सा जुड़ने का प्रयास किया। मतलब बहुत ज़्यादा मैं जब जुड़ता हूँ कई चीज़ों से तो मेरा हर चीज़ में नुकसान होता है, कई बार मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया। तो इसलिए मैं सर अभी के लिए मैं सोचता हूँ कि मैं मतलब पब्लिकली थोड़ा-सा एक्सपोज़्ड होते हुए मैं अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस को थोड़ा शुरुआती तौर पे यहाँ से मैं शुरुआत करूँगा और आगे मैं देखूँगा समय कहाँ जाता है, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ता रहूँगा। जो लोग एमबीबीएस करने के बाद अपना जो मेडिकल करियर छोड़ देते हैं, जैसे कि मान के चलिए कोई लड़कियां लड़कियां आमतौर पर गृहिणी बन जाती है, या जैसा आपने कहा कि एमबीबीएस करने के बाद भी कुछ लोग हैं जो सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी में चले जाते हैं, कुछ लोग पॉलिटिशियंस बन जाते हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं कि क्या ऐसा करना सही है? इससे उस व्यक्ति पर या समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? सर जैसा कि आपने बताया कि बहुत सारे लोग मेडिकल फील्ड में आने के बाद अपना करियर चेंज कर लेते हैं और ऐसे एग्जांपल्स को मैं अपने रियल लाइफ में भी देखता हूँ कि यहाँ के फॉर एग्जांपल असम के लेजिस्लेटिव असेंबली के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर न्यूमल मोमिन वो पेशे से पहले डॉक्टर थे उसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल करियर चूज किया। मेरे रिश्तेदार में मेरे पिताजी के जो मामी हैं वो सर्जन थी। उन्होंने हाउस वाइफ बनना प्रेफर किया अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। और एक मेरे जब मैं पटना में था तो मेरे जो सर थे उनके फ्रेंड थे वो डॉक्टर अरुण कुमार, वो पहले एम्स दिल्ली से एमबीबीएस किए उसके बाद वो आईएएस बन गए। तो अगर ये सभी लोग अपने करियर को चेंज करके अ, समाज में या फिर सोसाइटी में अपने स्तर पे अगर बहुत अच्छा कर पा रहे हैं तो ज़रूर मैं प्रेफ़र करूँगा कि अ, उन्हें करियर को चेंज कर लेना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। अगर वो कंपैटिबल नहीं है इस करियर को लेकर के तब भी उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम एक करियर को ही हमेशा अ, लेकर आगे बढ़ें, एक ही करियर को। तो मेरा मानना है कि अगर अच्छा योगदान दे सकते हैं, तो उन्हें चेंज कर लेना चाहिए। अदरवाइज़ एक चीज़ और होता है कि इससे एक लॉस होता है, ये होता है कि जब हम अ, किसी प्रोफ़ेशन में होते हैं, एक प्राइमरी प्रोफ़ेशन जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, तो उस प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू करने के दौरान वो जो सीट होती है वो खराब होती है। चूँकि हम उस प्रोफ़ेशन को फ़ॉलो नहीं करते हैं, तो उस कारण से एक सीट और ऐसे-ऐसे अगर मान लीजिए पूरे कंट्री से देखा जाए तो अगर 1% 2% भी ऐसी सीटें बर्बाद हुई तो ये बहुत बड़ा नंबर बन के आता है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा-सा देखा जाना चाहिए, सोचा जाना चाहिए कि सीटें बर्बाद ना हो। आप किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हैं? चाहे वो पढ़ाई में हो, नैतिकता में हो या अपने व्यवहार में, किस तरह के डॉक्टर बनना चाहते हैं आप? अ, मैं डॉक्टर के तौर पे कभी अभी आइडियलाइज़ नहीं कर पाया हूँ किसी को। तो अभी जैसा मैं सोच पा रहा हूँ कि एक अच्छा गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस के साथ अगर मैं अपने काम को अच्छे से कर पाता हूँ और
एक अच्छा चेंज ला पाता हूँ, उनके लाइफ की जो सफरिंग है उसको कम कर पाता हूँ और एक अच्छा उनमें रैपॉर्ट बिल्ड बिल्ड कर पाता हूँ और एक नाइस ह्यूमन बीइंग साथ में रह करके एक अपना वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करते हुए जो चल सके ऐसी लाइफ को, ऐसे प्रैक्टिस को और ऐसे डॉक्टर बनना मैं ज़्यादा प्रेफ़र करूँगा। आपकी नज़र में एक डॉक्टर की असली सफलता क्या होनी चाहिए और क्यों? जी, मैं इस प्रोफ़ेशन को एक आर्ट की तरह देखता हूँ। जैसे कि एक एक्टर है, वो अपने परफ़ॉर्मेंस से लोगों तक पहुँचता है और उनमें एक एंटरटेनमेंट साझा करता है। सेम इसी प्रकार से अपना भी प्रोफ़ेशन मेडिकल प्रोफ़ेशन भी है। यहाँ पर भी हम एक सर्विस को डिलीवर करके लोगों तक पहुँचते हैं और उनमें कुछ अपब्रिंगिंग लाते हैं। जैसे हमारा हेल्थ केयर का सिस्टम है कि हम उनके सफरिंग को कम करके और कम समय में उनको ज़्यादा अच्छा आउटकम, हेल्थ आउटकम देकर के उनकी लाइफ की क्वालिटी को बढ़ा सकें, ये ज़्यादा अच्छा मेडिकल प्रोफ़ेशन होगा, रेदर देन हम सिर्फ़ प्री बिल्ड गाइडलाइंस को भी थोपना चाहें। ये सब चीज़ें मेरे हिसाब से अच्छा प्रोफ़ेशन मतलब अच्छा प्रोफ़ेशनल पार्ट नहीं रहेगा, रेदर देन कि हम एक अच्छे पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करते हुए, उनके सफरिंग को समझते हुए और उनके ट्रीटमेंट को एक कम समय में अच्छा कर सकें उनको। तो क्या आपको लगता है कि आपने अब तक की ज़िंदगी में, वैद्यकीय ज़िंदगी में सफलता पाई है? और अगर हाँ, तो कैसे? अ, जी, ऐसा मुझे लगता है कि मैंने अभी तक का जो लाइफ पार्ट है मेरा, मैंने उसमें अच्छा किया है अपने स्तर पे और चूँकि जब से मैं स्टूडेंट लाइफ में रहा हूँ, कई बार मैं फेल हुआ और बहुत टाइम मैंने ऐसा मेरे साथ लाइफ में हुआ कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में यहाँ पर आ गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा एक बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान में सिलेक्शन हो गया। तो इस इन सब मामलों में देखता हूँ तो ये मेरे लिए भी अनबिलीवेबल चीज़ था और चूँकि जब उस समय जब मैं अपने ऊपर भरोसा बहुत कम करता था कि मैं शायद कर भी पाऊँ या ना कर पाऊँ, ऐसे डाउट में था। और यहाँ पर जाने के बाद मेडिकल में चूँकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूँ और यहाँ पर भी इतने कठिन परिस्थितियों में इन सब चीज़ों में भी अगर ये सब चीज़ें कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों में सफल भी हूँ, बहुत सारी चीज़ों में असफल भी हूँ। पब्लिक लाइफ़ में भी मैं थोड़ा-सा अपना कदम बढ़ाया, वहाँ पर भी मैंने अच्छा काम किया और बीच में मैंने रिसर्च की तरफ थोड़ा-सा रुझान बढ़ाया, तो वहाँ पर भी मैं अच्छा करने का प्रयास किया। तो अभी तक के हिसाब से मैं लगभग सिक्स 70-30 मानता हूँ। 70 चीज़ों में सफल हो जाता हूँ, 30 चीज़ों में असफल रहता हूँ। आप क्या चाहते हैं कि मरीज़ आपको या आपके दोस्त, साथी डॉक्टर आपको किस तरह याद करें भविष्य में? मैं सिर्फ़ अपने प्रोफ़ेशन के लिए याद नहीं रखा जाना चाहूँगा। एक्चुअली मैं सच बताऊँ तो मैं याद रखा जाने के लिए काम नहीं करना चाहता। लेकिन अगर इसलिए भी अगर होता है तो मैं सिर्फ़ इसी प्रोफ़ेशन के लिए नहीं याद रखा जाना चाहूँगा। मैं सोचता हूँ कि अ, बहुत सारे तरीकों से मैं किसी की लाइफ़ में अपब्रिंगिंग ला सकता हूँ। बाय जस्ट गिविंग अ गुड एडवाइस टू समवन, एक ये तरीका हो गया। बाय और क्लिनिकल प्रैक्टिस से अगर मैं किसी की लाइफ़ में अच्छा कर सकता हूँ, वो चीज़ ट्रीटमेंट उनको अच्छा दे सकता हूँ, उस चीज़ से भी हो सकता है। किसी की हेल्प करके भी मैं अच्छा कर सकता हूँ और लोगों तक एक अच्छा मैसेज भी पहुँचाना हो और जैसे कि आज मैं यहाँ पर इस पॉडकास्ट में पहली बार बैठा हूँ, तो इस तरीके से भी लोगों को कुछ हेल्प हो पाएगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये। यकीनन होगी। भविष्य की जो चिकित्सा तकनीक है, उसमें और इंसानियत या मानवीय संवेदना के बीच में आप संतुलन को कैसे देखते हैं? जी सर, अभी के समय में बढ़ती टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट बढ़ रही है कि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटेड होती चली जा रही है और जितनी भी ऑटोमेटेड चीज़ें हैं, उस समय मानवीय संवेदनाओं का अभाव रहता है। फिर भी जहाँ पर भी हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन होता है, मैं चाहता हूँ कि या फिर सबको सबको चाहिए कि अ, ये मानवीय संवेदनाओं के साथ ही लोगों से इंटरेक्ट करें, चूँकि हमारी पहचान भी संवेदनाओं से होती है, एज़ अ ह्यूमन। तो जहाँ तक हो पाए तो हमें एम्पैथी के साथ और लोगों से इंटरेक्ट करना चाहिए, उनके साथ जो भी उनकी सफ़रिंग है, उनको कम करना चाहिए या फिर किसी भी प्रकार से हम इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें भावनात्मक रूप से एक कनेक्शन ज़रूर बिल्ड करना चाहिए और
आने वाले समय में जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हमारे मेडिकल टेक्नोलॉजी में जुड़ते जा रहा है, और टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा एडवांस होते भी जा रही है। तो इन सब चीज़ों के बावजूद भी हमें ये चाहिए कि मतलब मेडिकल प्रोफ़ेशन में पेशेंट की जो हॉस्पिटल स्टे में जो चीज़ें, जो जिन चीज़ों से गो थ्रू करते हैं वो सब चीज़ें उनके लिए हम्बल रहे रेदर देन वो टॉर्चरस बने उनके लिए। आज के समय में ऐसी कौन-सी मेडिकल एथिक्स है या नैतिकताएँ हैं जो दिक्कतें या मुद्दे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर कर देते हैं? हाँ, मेडिकल एथिक्स की अगर बात करूँ तो एक चीज़ मेरे दिमाग में अभी जैसे आ रहा है कि अ, विलफुल डाई एक चीज़ है कि आदमी विलफुल डाई को कुछ और यूथनेसिया कहते हैं मेडिकल टर्म में कि यूथेनेशिया। हाँ, इसको मैं मतलब जब से मैं इसके बारे में जाना हूँ तब से मैं इसके बारे में बड़ा भ्रमित सा रहता हूँ कि कैसे सही हो सकता है, और एक पेशेंट पॉइंट ऑफ से देखता हूँ जो सफर कर रहा है उस हिसाब से अ, गलत उसके हिसाब से तो सही ही सही है, और मैं अपने प्रोफेशनल पार्ट से देखता हूँ तो मुझे किसी भी प्रकार से सही नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर एथिकल बाउंड्रीज है, कंट्री वाइज अलग अलग लेजिस्लेचर्स हैं जिसके हिसाब से इसको प्रोसीड किया जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों में बहुत सारे इंटरवेंशंस हैं ऐसे जिसमें मेडिकल एथिक्स का, जैसे एमटीपी है आजकल बहुत ज्यादा लिबरल हो गया है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और जैसे कि पहले क्या था कि फीमेल्स इतना डर रहता था उनको मेडिकल सिस्टम से कि वो अ, घरेलू उपचार के तौर पे टर्मिनेट करवाने में उनको बहुत सारी दिक्कतें होती थी, इनफैक्ट डेथ हो जाती थी, और ये पूरे कंट्री लेवल पे होता था तो वो बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन बढ़ के आता था। और अभी इस चीज को बहुत ज्यादा लिबरलाइज कर दिया गया, इसके और नेगेटिव आउटकम्स आ रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब एथिकल बाउंड्री में रहते हुए हमें लेजिस्लेचर को फॉलो करते हुए काम करें तो ज्यादा अच्छा आउटकम आएगा, ये मेरा मानना है इन सब चीजों को लेकर। चिकित्सा के क्षेत्र में आप आपके बाद आप लोगों को विरासत में क्या देना चाहेंगे? जी। विरासत के तौर पे ये बहुत बड़ी सवाल है मेरे लिए। अ, विरासत के तौर पे अभी के लिए अगर मैं देना चाहूँ तो मुझे कुछ नए रिसर्च करके मैं दे सकता हूँ अभी, ताकि वो लोगों के काम आए और मेडिकल सिस्टम में पूरे लोगों को काम आए। और अगर मैं लोगों के लाइफ में चेंज ला सकता हूँ तो वो भी बहुत अच्छा बात होगा। जैसे कि एक चीज है कि मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसे मेरा नाम है प्रिंस, वो मैं जहाँ पैदा हुआ वो डॉक्टर मेरा नाम प्रिंस रखे, तो और मैं जब तैयारी करता था तो मैं हमेशा सोचता था इस नाम के साथ मैं कोई गलत प्रोफेशन में चला गया तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं सोचता था इस नाम को तो सिलेक्ट करवाना ही पड़ेगा, तो ये सोचता था मैं कई बार। तो ये भी बहुत अच्छी देन है उनकी, उन डॉक्टर की। तो ऐसे ऐसे छोटी छोटी चीजें हमारे किए गए काम बहुत सारे लोगों को, बहुत अलग अलग लोग स्तर पे लोगों को मोटिवेट करते हैं, बहुत स्तर पे लोगों को प्रभावित करते हैं। तो मैं सोचूंगा, मैं चाहता हूँ कि अ, मेरे हर दिन के काम से एक लोगों को एक प्रभाव पड़े, और एक अच्छा उनके जीवन में एक चेंज आए। आप हमारे श्रोतागण जो है, जो जनरल पब्लिक है, नॉन मेडिक है, जिन्हें मेडिकल का इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं है, जिनके घर में कोई डॉक्टर नहीं है, इनको कोई संदेश देना चाहेंगे? जी, जैसे कि मैं भी फर्स्ट जनरेशन ही हूँ जो कि मैं अपने मेडिकल प्रोफेशनल में आया हूँ अपने घर से। तो मेरा भी कोई बैकग्राउंड था नहीं। तो एक चीज इससे दिक्कत ये होती है ना कि हम बताई हुई चीजों को जो बहुत बहुत ज्यादा मतलब ग्लैमरस लगती है, उन सब चीजों से बहुत तेज आकर्षित होते हैं, हम उन सब चीजों को फॉलो करते हुए तो आ जाते हैं, लेकिन फिर हमें जल्दी ही रियलाइज होता है कि यहाँ का जो स्ट्रगल है, यहाँ का जो वर्क इन्वायरमेंट है, वर्क लाइफ को बैलेंस करना और इन सब चीजों को, और यहाँ पर मतलब काम करना कई मामलों में जैसे कि हमें उतना टाइम कंपल्सन होता है रेदर देन हमारी चॉइस रहे, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी आवर्स होती हैं। तो इन सब चीजों के बीच में हमें वर्क लाइफ बैलेंस करना, ये सब चीजें कई बार शुरुआती तैयारी करने वाले बच्चों को नहीं पता रहती है। और जिनके घर में मान लीजिए कि इन प्रोफेशन से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें इन सब चीजों से अवगत पहले से ही रहता है, वो बचपन से ही ऐसी चीजें देखते रहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो, और एक चीज और है इसमें, बहुत बड़ा कोचिंग का भी, कोचिंग संस्थाओं का बड़ा योगदान रहता है। वो सब चीजें, इन सब चीजों को बहुत ज्यादा ओवर हाइप करके सुनाती हैं, बहुत ज्यादा ये सब चीजें बताती हैं ओवर हाइप करके। तो इनसे भी एक बड़ा
बाद में उन बच्चों को थोड़ा नुकसान होता है बीच में। तो मैं चाहूँगा कि वो अपने से कुछ चीज़ों की जानकारी रखें कि हाँ, मेडिकल फील्ड में भी आकर के उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी जितने की पहले कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। हमें पहले एक रूम में बैठकर पढ़ते थे, अभी आकर के हमें पब्लिक से एक्सपोज़ होना पड़ेगा। हमें सोशल एंग्ज़ायटी जैसा बहाना नहीं बना सकते उस समय। और ये सब चीज़ें हमें इन सब चीज़ों के लिए मतलब बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बाद हमें इन सब चीज़ों की तैयारी करके एडमिशन लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए इस फील्ड में। ऐसी जनता जो अपने करीबी, अपने नज़दीकी रिश्तेदार को हॉस्पिटल लेकर आती है, खास करके इमरजेंसी के दौरान, ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जब लेकर आते हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या नसीहत देना चाहेंगे कि जब वो इमरजेंसी में लेकर आते हैं और वो अब उनके पेशेंट का ठीक से तुरंत ही इलाज नहीं होता है, तो ऐसे इन मामलों में आप जनता को क्या राय देना चाहेंगे? अ, जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि इसमें हर एक चीज़ की एक लिमिटेशन होती है। जैसे कई बार पेशेंट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा बची नहीं रहती है। लेकिन जो उनके साथ आए हुए लोगों को रहती है, उनकी भावनाएँ, उनकी एक्सपेक्टेशन और सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा रहती हैं। लेकिन उस समय इंटरवेंशन करने के बावजूद भी कई बार बचा पाना मुश्किल होता है। और ऐसे केसेस को जब मैं भी देखता हूँ तो मुझे भी ये सब चीज़ें रियलाइज़ होता है कि कहीं न कहीं इस इन सब चीज़ों से कई बार chaos भी फैलता है ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कि कई बार अराजकता फैल जाती है, कई बार वो लोग एंगर आ जाते हैं, गुस्से में हो जाते हैं और बहुत सारे chaos फैलते हैं। तो इन सब चीज़ों सबसे एक ही चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि लोगों की अवेयरनेस रहनी चाहिए इन सब चीज़ों को लेकर के कि अ, जैसे कि फर्स्ट ईयर में मुझे हमारी मैम ने बताया, वी आर नॉट अ गॉड, वी कैन जस्ट हील द पेशेंट, वी कैन रिड्यूस देयर सफरिंग एंड बाय अवेलेबल इक्विपमेंट्स, बाय अवेलेबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम यही चीज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर अगर अवेयरनेस रहे और मीनवाइल अगर हम अ, उनके अटेंडेंट्स के साथ अगर हम कम्युनिकेट प्रॉपर करते रहे कि ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब चीजें हो चुकी हैं, तो उनको भी एक चीजें पता चलती हैं, प्रोसेसिंग क्या चीज चल रहा है, तो वो उस प्रोसेस के साथ साथ चलते रहते हैं और वो सब चीजें वो भी महसूस कर सकते हैं कि ये कहाँ लैंड अप हो सकता है सिनेरियो। तो इस कारण से इन सब चीजों से भी बचा जा सकता है, जो प्रॉपर केओस होता है कई बार। ट्रॉमा एंड इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जो हिंसा बढ़ती जा रही है, जो ड्यूटी डॉक्टर्स पर हमले हो रहे हैं, क्या ये कारण है? अ, ये कारण भी एक कारण है और भी बहुत सारे कारण हैं कि जैसे हम वो चीज़ नहीं जान सकते कि नेचर कैसा है पर्सन, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। जो अटेंडेंट्स हैं उसके या पेशेंट का पर्सनैलिटी कैसा है, वो हो सकता है साइकोपैथिक हो मे बी। और कई मामलों में ये होता है कि हम प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन से बहुत बड़ी-बड़ी चीज़ें रुक सकती हैं। अमेरिका और रसिया का कोल्ड वॉर रुक गया कम्युनिकेशन के बेसिस पे। यहाँ पर ये भी चीज़ें बहुत छोटी चीज़ है जो कि आसानी से रुक सकती है कि मतलब छोटी-छोटी चीज़ें chaos होती हैं। और और कहा जाए तो और एक चीज़ और है, अगर मान लीजिए ऐसी चीज़ें फैल भी जाती है तो हमारे पास एक ऐसा मैन फोर्स रहे और वर्क फोर्स जो भी रहे, तो उससे हम इन सब चीज़ों को आसानी से टैकल कर सकते हैं। और हमारा दूसरी चीज़ एक चीज़ और होता है कि और इन सब चीज़ों को होने से बचे बचे रहने के लिए एक जो प्रॉपर टीम वर्क हो, वो हमारा बहुत अच्छा रहे, तो एक-दूसरे को सपोर्ट करते हुए हम इन सब चीज़ों को सामना करें, तो उन सब चीज़ों से बचे रह सकते हैं रेदर देन एक्सपोजिंग एक सिंगल पर्सन आउट। तो ये सब तरीके हैं। इस आखिर में इस वीडियो के माध्यम से आप उन नए छात्रों को क्या संदेश देना चाहोगे कि जो अभी वो अपना जिंदगी का वो सफर शुरू करना चाह रहे हैं जिस सफर को कभी किसी दिन आपने शुरू किया था? अ, मैं इनको सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा नोबेल प्रोफ़ेशन है, उनको ज़रूर अगर उनका इंटरेस्ट है, प्रॉपर इंटरेस्ट है, तब इस फ़ील्ड में आना चाहिए। उनको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारे कैरियर्स और भी हैं, जो कि मेडिकल फ़ील्ड जैसा ही आपको इक्वली रेपुटेशन, इक्वली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपका जो रियल एम है मेडिकल फ़ील्ड में आने का, वो सैटिस्फाई हो रहा है कि नहीं? वो हो सकता है कि हमें पेशेंट्स को ट्रीट करना है, वो हो सकता है कि हमें मेडिकल में ही करियर बनाना है, हमें पसंद है ये करियर, या फिर हम
लेगेसी ट्रांसफर करना चाहते हैं अपने जनरेशनल, या फिर हम किसी से इंस्पायर्ड होकर के आ रहे हैं, तो हमारा जो मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए वो हमारा रियल में होना चाहिए कि हम मेडिकल फील्ड में आना चाह रहे हैं, रेदर देन हमारी दूसरी चीजें पेरिफेरल प्रायोरिटी हो जिसको हम पहले नंबर पर रख करके इस फील्ड में आते हैं। वो लोग सबसे ज्यादा हताश निराश होते हैं बाद में आकर के, जब मेडिकल फील्ड से एक्सपोज होते हैं। तो उन्हें ये सब चीजें की समझ थोड़ी सी रख लेनी चाहिए, और उन सभी छात्रों को, स्टूडेंट्स को जो भी ये वीडियो सुनेंगे, कि इस चीज की प्रॉपर पहले से समझ रखें, थोड़ा-सा मेडिकल फील्ड को जान लें कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा उतना भी ग्लैमर नहीं आपको काम करना पड़ता है उतनी चीज़ें। एकेडमिक्स वैसा ही रहता है, जैसा पहले है। तो इस आखिरी सवाल के साथ हम अपनी इस यात्रा को यही समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपका भविष्य उज्जवल हो। इसी के साथ जय हिंद। जय हिंद, धन्यवाद आपका हमें आमंत्रित करने के लिए इस एपिसोड पे।